प्रश्न 1। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2, 3, 4 है। यदि कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए तो अनुपात 8, 11 और 14 हो जाता है। पहले तीनों कक्षाओं में मिलाकर कुल कितने विद्यार्थी थे? तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही सिंपल है, बट इसमें एक ट्विस्ट है जो कि आपको समझना होगा, और वो ट्विस्ट क्या है? वो ये है, 12 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए। इसमें सिंपली बोल दिया गया है कि 12 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए, लेकिन इसमें सिर्फ 12 स्टूडेंट नहीं बढ़े हैं, ये हर एक कक्षा में 12 स्टूडेंट्स बढ़े हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो रेशियो है इसमें जो है डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी इंक्रीज हुआ है, इधर भी इंक्रीज हुआ है और इसमें भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ए, बी और सी तीनों क्लास यदि मान लेते हैं ABC, तो तीनों क्लासों में जो है ना रेशियो में जो है इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हल कैसे करेंगे जिससे कि हमें पता चल पाए कि पहले कुल कितने स्टूडेंट्स थे। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल जो है वो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। इसके लिए आपको अनुपात लिख देना है पुराना वाला, तो 2, 3 और 4 मानते हैं ये कक्षा A है, ये B है और ये C है, और तीनों में जो है 12 नए स्टूडेंट्स आए हैं। तो जब A में 12 नया स्टूडेंट ऐड होता है तो अनुपात हो जाता है 8। उसी तरह से जब B में 12 नए स्टूडेंट आते हैं तो अनुपात हो जाता है 11, और C में भी जब 12 नए स्टूडेंट आते हैं तो अनुपात हो जाता है 14। लेकिन देखिए, अनुपात जो है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन जो अनुपात के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। क्योंकि देखिए 8 माइनस 2 करेंगे तो आंसर आएगा 6, 11 माइनस 3 करेंगे तो आंसर 8 आएगा, और 14 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। ठीक है, तो तीनों जो है 3 डिजिट मतलब अलग अलग डिफरेंस जो है वो दिख रहा है। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तीनों जो रेशो है इसमें किसी एक ऐसे नंबर से इनटू करना पड़ेगा जिससे कि डिफरेंस जो है दोनों जो पुराने अनुपात और नए अनुपात में जो है वो सेम हो जाए। तो इसके लिए चलिए हम इनटू करके देखते हैं। तो मैं इसमें इनटू करता हूँ 3 से। तो देखिए 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस जो आपको दिख रहा होगा वो देखिए 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2, 11 माइनस 9 इक्वल्स टू 2 और 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2। तो सभी में जो डिफरेंस है वो सेम ही है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 का जब डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 2 का, और 2 के डिफरेंस पे कितने स्टूडेंट्स बढ़ते हैं? 12 न्यू स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो जब डिफरेंस रहेगा 1 का तो जो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे 6। तो पहले जो रेशियो था वो क्या था? वो था हमें इसे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 और 12 27। ठीक है, तो 27 को जब हम 6 से इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 162, और आंसर जो ये है डी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 3 कारों द्वारा 1, 2, 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा का समय का अनुपात 3, 2, 1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या है? तो इसमें हमें 2 चीज देखने को मिल रहा है। एक तो है डिस्टेंस यानी दूरी, ठीक है, और दूसरा है चाल यानी स्पीड। तो आपको एक फॉर्मूला पहले से पता होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, यानी
दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, तो बस इसी से जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दूरी ऊपर में दिया हुआ है, चाल नीचे दिया हुआ है। तो देखिए दूरी जो है यानी डिस्टेंस को d मानते हैं, तो अनुपात लिख लेते हैं 1, 2 और 3। ठीक है, और स्पीड का लिख लेते हैं अनुपात 3, 2 और 1। अब निकालना क्या है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम हो जाएगा अपना d/s। ठीक है, तो d/s कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/3, 2/2 और 3/1। ठीक है ना। तो अब हमें जो है इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो नीचे जो डिजिट है इसका एलसीएम लेना होगा। तो 3, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 6। तो हम इससे जो है 6 से इंटू करेंगे। तो सभी जो है इनको 6 से इंटू करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 3, 2 जा 6, 2, 3 जा 6 और ये 1, 6 जा 6। तो ठीक है, तो अब इसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अनुपात आ जाएगा अपना टाइम का। तो ये देखिए ये 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 18। तो ये जो है ये अनुपात है। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 के टेबल से कट जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा 1:3:9 और यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा यानी आंसर होगा। तो ऑप्शन जो है 1:3:9 बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन 3, तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 7 है तथा इनका गुणनफल 18,144 है। ये संख्याएं क्या है पता करना है। तो देखिए संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3, 4 एंड 7। ठीक है, और जब हम इससे हम इंटू करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। तो पहले संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 3x, 4x और 7x। और जब हम इसे इंटू करेंगे तो क्या आएगा, इंटू करने के बाद आएगा 18,144। जब इसे हम कट करेंगे यानी इसे सॉल्व करके देखते हैं तो ये 7 के टेबल में आ जाएगा। तो देखिए 7 दूनी 14, 4 1 7, 5 35, 6 4 7 9 जा 63 और 7 2 जा 14। ठीक है, अब इसे 4 से करते हैं तो 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। ये देखिए सॉल्व हो गया। अब 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो ये हो जाएगा x इंटू x इक्वल्स टू 216। तो x का क्यूब हो जाएगा 216, x हो जाएगा अपना 6, क्योंकि 6 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 216 यानी 6 का क्यूब क्या होता है 216। तो अब जो x की वैल्यू आ गई है उसे हम इसमें इंटू करने वाले हैं। तो ये देखिए ये रेशियो था 3 4 7 और जब इसे हम x से इंटू करेंगे तो यानी 3 इंटू 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना 4 इंटू 6 और ये हो जाएगा 7 इंटू 6। तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 7 6 जा 42। तो आंसर क्या है 18, 24 और 42। 18 रेशियो 24, 20 रेशियो 42। ठीक है, तो यही है इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तीन संख्याओं का योग 64 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात 3:5 है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है।
तो काफी सरल प्रश्न है, तो चलिए इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं तीन संख्याओं का योग क्या है। तो मानते संख्या ए, बी और सी, इनका योग है 64। ठीक है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्याओं के बीच जो अनुपात है, ए बी के बीच जो अनुपात है वो है 3 और 5 का, और बी और सी के बीच जो अनुपात है वो है 5:8। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जो है ए बी और सी फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करना बहुत सिंपल है। तो जो आपको डिजिट यहाँ दिख रहा है, इसको सेम टू सेम आपको यहाँ भी लिख देना है। उसी तरीके से जो बी के पास डिजिट है उसे हम ए पे, ए के नीचे सेम टू सेम लिख देते हैं। यानी जो नंबर दिख रहा है उसके बगल वाले नंबर को कॉपी कर लेना है। तो देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा। इसे हम जब इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। ठीक है, तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3, 5 एंड 8। बिल्कुल सही है। तो अब जो है, अब हमें ए बी और सी का रेशियो पता चल चुका है। तब रेशियो पता चल जाने के बाद क्या करेंगे, हमें बस ऐड करना है। इसमें देखिए ये है 3x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल्स टू 64 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 16x इक्वल्स टू 64, x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब हम x से अभी क्या पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या है 5x। तो x से इंटू करेंगे 5 को, तो 5 4 जा 20 और यही हमारा आंसर है। तो आंसर जो है 20 आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तीन संख्याएं ए बी तथा सी ऐसी हैं कि ए का 2 गुना बी के 3 गुना के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुना के बराबर है। ए तथा सी का अनुपात कितना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है ए का 2 गुना, यानी ए का 2 गुना बराबर है बी के 3 गुना से। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो a बाय बी क्या आ जाएगा, यह आएगा आपका 3/2। अब आगे बढ़ते हैं। तथा b का 4 गुना, b का 4 गुना बराबर है c के 5 गुना के बराबर है, c के 5 गुना के बराबर है। तो b और c का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 5/4। ठीक है, तब हमें ए और सी के बीच क्या अनुपात है वो पता करना है। तो ए बी और सी इस तरीके से लिख देंगे। ए बी का अनुपात आया था पहले 3:2 और बी और सी के बीच जो अनुपात है वो है 5:4 का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक रह जाएगा और इधर ये ब्लैंक रह जाएगा। तो जो लेफ्ट या राइट में जो भी डिजिट होता है उसे हम सेम टू सेम लिख देते हैं। तो देखिए इसके इस तरफ क्या है, डिजिट 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। और इसके राइट में क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। और फिर जो ये जो दो टर्म बने हुए हैं, अब इनको आपस में इंटू करना है, इनको इंटू करना है, इनको इंटू करना है। तो इंटू करने के बाद क्या आएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8। तो ये इनके बीच का अनुपात बताया 15:10:8। तो ए और सी के बीच का अनुपात क्या रहेगा, ए और सी के बीच का अनुपात रहेगा 15:8 और यही हमारा उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, तीन संख्याएं क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में है। पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़े संख्या क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तीन संख्याएं दी हुई हैं, मानते हैं ए बी और सी है। इनका रेशो दिया हुआ है 3:4:5 तथा पहली तथा तीसरी संख्या का योग जो है पहली तथा तीसरी यानी 3x एंड 5x जो है कि
पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। तो जो दूसरी संख्या है यानी 4x है, इसमें प्लस 52 करेंगे तो ये जो है ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसे, ये कितना हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा 8x, और यहाँ है अपना 4x, तो ये माइनस में चला जाएगा, इधर आएगा तो ठीक है, तो ये 4x हो गया और इक्वल्स टू है 52, तो 4x इक्वल्स टू 52 और x इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, तो सबसे बड़े संख्या, सबसे जो बड़ा संख्या है वो क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या जो है रेशो को देखेंगे तो 5 है, मतलब c है, तो c का रेशो है 5 इंटू 13 इक्वल्स टू 65, और यही जो है हमें पूछा गया है, तो हमारा आंसर है 65, ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 7 दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना है तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना तथा 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोना का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि बताया गया है कि 24 कैरेट सोना जो है वो शुद्ध सोना है, तो 24 कैरेट में शुद्ध सोना कितना है, 18 कैरेट में शुद्ध सोना कितना होगा, 18/24। उसी तरह से 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होगा, 20/24। तो 24 से 24 कट जाएगा और 9/10 जो है ये हमारा उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9/10 यानी 9:10, यही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दूध और पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 20% का लाभ हो। यानी सीपी जो है वो तो सेम रहेगा लेकिन फिर भी बेनिफिट होगा, तो इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज ही मैं जब हम ऐड करेंगे तभी तो हमें फायदा मिलेगा, नहीं तो जो कॉस्ट प्राइस नहीं बढ़ेगा तो फिर हमें फायदा भी कैसे हो सकता है। तो यानी पानी तो मिलाना ही होगा। ठीक है, तो मानते हैं कि ये एक पतीला है, ठीक है, इसमें दूध है, ठीक है, दूध के अंदर पानी मिक्स है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें 20% लाभ चाहिए, तो पानी तो मिलाना ही होगा। तो मानते हैं कि 1 लीटर का जो दाम है वो 100 रुपए है, और 1 लीटर जो दूध है इसका दाम 100 रुपए है, और पानी हमें 20% ऐड करेंगे, तो अब जो दूध जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा 120 लीटर, यानी दूध और पानी मिला करके ये बन जाएगा 120 लीटर। तो इसमें दूध आपको पता ही है कि 100 जो है क्वांटिटी दूध का है, और पानी जो है वो है 100, माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 20। तो दूध और पानी का अनुपात आपको पता चल गया होगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, तो ये है 5:1, आंसर आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो देखिए इसमें क्या करना है, मानते हैं कि कोई एक बीकर है, इसमें 40 लीटर जो है वो मिक्सचर है, मिक्सचर कितना है 40 लीटर, ठीक है, ठीक है, और इसमें दूध और पानी का अनुपात जो है वो दिया हुआ है 3:1, ये है 3 पार्ट जो है ये मिल्क है और 1 पार्ट जो है ये वाटर, ठीक है। अब क्या है कि अब उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए।
तो मानते हैं कि 2:1 करना है ना, तो पानी जो है, दूध तो सेम ही रहेगा और पानी में इंक्रीमेंट होगा, तो दूध सेम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐसे किसी डिजिट से इनटू करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, जो पुराना अनुपात है और जो नया अनुपात है, जिससे कि दोनों जो है वो सेम सेम हो जाए। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो इससे हम पूरे इक्वेशन जो ये रेशो है इसको हम 2 से इनटू कर देते हैं, इसे हम कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 रेशो 2, और यहाँ पे मिल्क सेम ही है तो 3 2 जा 6 और रेशो जो है ये हो जाएगा 3। तो अब आपको दिख रहा होगा कि पानी में ग्रोथ आपको दिख रहा है, जो पानी ऐड हुआ है वो आपको पता चल रहा है कि 1 पार्ट जो है वो पानी ऐड हुआ है। ठीक है, तो मानते हैं कि 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, मानते हैं 40 लीटर जो मिक्सचर है, तो 40 लीटर मिक्सचर है तो 6 2 के रेशो में है, तो 6 और 2 दोनों ऐड है, तो यानी 6 2 कितना हो जाएगा 8 8 5 जा 40, तो 1 जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 लीटर जो है वाटर हमें ऐड करना होगा, तो आंसर हो जाएगा अपना 5 लीटर। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, दूध और पानी के 42 लीटर मिक्सचर यानी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पिछले सवाल की तरह ही है ये भी सवाल, तो इसमें भी एक बीकर ले लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें है दूध और पानी, तो कुछ दूध है और ये कुछ पार्ट जो है पानी है। ठीक है, टोटल जो मिक्सचर है वो है 42 लीटर। ठीक है, और जो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो है 5:2, तो 5:2 है, यानी मिल्क कितना है पानी कितना है, तो 5 and 2 equals to 7। 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे 42 को, तो एक पार्ट जो है उसका वैल्यू पता चल जाएगा, तो 7 6 जा 42, तो यहाँ पे 6 पार्ट है, तो 6 into 5 equals to 30, तो 30 लीटर क्या है मिल्क है, और 6 into 2 12 लीटर जो है वाटर है। तो ये हो गया आपका मिल्क और ये हो गया वाटर। ठीक है, तो अब क्या दिया गया है, यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाल दिया जाए, तो सिंपल है, अब 3 लीटर और ऐड कर देते हैं, तो ये जो मिक्सचर है ये हो जाएगा 15 लीटर। ठीक है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो जो दूध है वो है 30 और जो नया मिश्रण है उसमें पानी जो है वो 15 लीटर है, तो अब इसका अनुपात हो जाएगा 2:1 और यही इसका आंसर है। तो आंसर आपको पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। तो इस क्वेश्चन को चलिए समझते हैं। देखिए, दो बर्तन है, ठीक है, इनमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, बर्तन ए बर्तन बी, और अनुपात दिया हुआ है 5:3 और यहाँ दिया हुआ है 2:3। ठीक है, इसमें कुछ दूध है और कुछ पानी है। ठीक है, तो एक नया बर्तन है जिसमें कि आधा दूध और आधा पानी हो, तो इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि आधा दूध यानी एक दूध हो तो एक पानी हो।
तो इसको पता करने के लिए हम यूज करेंगे एलिगेशन का, और एलिगेशन आपको यदि यूज करना आता है तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको या तो मिल्क लेना है या तो वाटर लेना है, मिल्क लेना है या तो वाटर लेना है, मिल्क लेना है या तो फिर वाटर लेना है। किसी भी एक को हम कंसीडर करके चलेंगे तो ये सॉल्यूशन जो है, ये जो इसका जो सॉल्यूशन है तुरंत निकल के आ जाएगा। तो मानते हैं हम मिल्क को ही कंसीडर करके चलते हैं। तो मिल्क का कितना पार्ट है, टोटल है पार्ट 8, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और इसमें मिल्क कितना पार्ट है 5 पार्ट है। इसी तरीके से यहाँ जो सॉल्यूशन है इसमें टोटल पार्ट है 5 यानी 3 और 2 कितना है 5, और इसमें मिल्क का पार्ट क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2/5। इसी तरीके से इस हाफ मतलब आधा दूध हो और आधा पानी हो, इसमें टोटल जो पार्ट है वो है 2, 1 और 1 2, जिसमें कि मिल्क कितना होगा आधा होगा। तो अब क्या करना है, एलिगेशन में क्या होता है, जो ये टर्म होता है 5/8 जो है इसको इसमें से माइनस करेंगे 1/2 को, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 5/8 माइनस 1/2, और इसी तरीके से हम यहाँ पे हम इसका अपोजिट लिखते हैं 1/2 माइनस 2/5, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर हम फर्दर क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 5 2 10, 2 5 10, यहाँ पे लिखेंगे 5 2 10, तो 2 2 4, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 5 का 5 ही रह जाएगा, माइनस 2 4 8, तो 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1/10 रेशो 1/8, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो हमें पता चल जाएगा। तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8/10, और इसे जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है, और यही हमारा उत्तर है। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, और इसका यदि समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और एलिगेशन को किस तरीके से यूज करना है ये आपको जो है मैं और भी किसी वीडियो में बताऊंगा। एलिगेशन और मिक्सचर का ही उसमें क्वेश्चन लेंगे, तो आप अभी इसको जितना समझ सकते हैं समझिए, आगे और जो वीडियो आएगा उसमें मैं और अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किरायों में 4:1 का अनुपात है तथा यात्रियों की संख्या में 1:40 का अनुपात है। यदि किसी दिन किराया 1100 रुपए प्राप्त हुआ हो तो इसमें प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। दो रेलवे स्टेशन है, इसके बीच जो है एक ट्रेन चलती है, ठीक है, ट्रेन जा रही है। इसमें दो क्लास है, एक है फर्स्ट क्लास और एक है सेकंड क्लास, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्लास का जो किराया है वो है 4 रुपए मान के चलते हैं, 4x रुपीज। तो सेकंड क्लास का जो किराया है वो है 1x रुपीज, ठीक है। तथा यात्रियों की संख्या जो है उसका अनुपात है 1 और 40 का। तो ये हो गया आपका रुपए, ये हो गया नंबर ऑफ पर्सन। तो कितने रुपए टोटल कलेक्शन होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका 4x रुपीज और इसमें हो जाएगा आपका 40x रुपीज, ठीक है। तो अब देखते हैं यदि टोटल करें तो ये हो जाएगा 44x रुपीज। तो ये जो 44x है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एक दिन का किराया कितना है 1100 रुपए प्राप्त हुआ है। प्रथम श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त किराया कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास के यात्रियों से कितना किराया प्राप्त हुआ वो हमें पता करना है। इससे पहले हमें दिया हुआ है 1100 रुपए जो है वो टोटल प्राप्त हुआ है, यानी इन दोनों को ऐड करने पे प्राप्त हुआ है, यानी श्रेणी 1 और श्रेणी 1 2। तो ये हो जाएंगे आपके 44x। तो 44x इक्वल्स टू
1100, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25। तो x इक्वल्स टू 25 आ गया। तो टोटल जो किराया फर्स्ट क्लास वाले यात्रियों से प्राप्त हुआ है वो है 4x, तो जिसमें जो कि हो जाएगा अब 4x हो जाएगा आपका 4 इंटू 25 यानी 100 रुपीज। ठीक है, तो ये है अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है बता कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई का 45%। ठीक है, तो अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 को x माइनस वाई से, तो 100 को हम इंटू करेंगे x माइनस वाई में और 45 को इंटू करेंगे हम x प्लस वाई में, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 100y इक्वल्स टू 45x प्लस 45y। ठीक है, तो अब इसको हम 40x के टर्म को एक तरफ, y के टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ x पॉजिटिव में है तो इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 100x माइनस 45x इक्वल्स टू 100y प्लस 45y। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 55x इक्वल्स टू 145y। जब इसे हम 5 से कट करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा 511 जा, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 9 जा 45y। तो अब हम इसे हम फिर से एक बार चेक करेंगे तो x अपॉन y हो जाएगा आपका 29/11। तो यही पूछा गया था, तो 29/11 जो है ये हमारा अनुपात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, दो संख्याओं का अंतर योगफल और गुणनफल का जो अनुपात है वो है 1x के 7x और 24x के बराबर। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये हमें इन ऑप्शंस में से कौन सा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो आप पहले तो ये देखिए कि 24 के टेबल में कौन सा जा रहा है, क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है x इंटू वाई इक्वल्स टू 24x, तो जो भी 24 के टेबल में जाएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए 52 आंसर नहीं होने वाला है, 48 भी नहीं होगा और 36 भी नहीं होगा, सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो होगा 48। तो आंसर तो फाइंड करना हमने सीख लिया है। ठीक है, अब ये आएगा कैसे ये यदि देखना है तो आगे देखिए, नहीं तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इसको दिखाता हूं कि कैसे आएगा। ठीक है, तो यहां तक तो आपको पता है। तो इसके लिए आपने पहले पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि इसका फॉर्मूला पता है आपको तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जब हम इन दो टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो जो प्लस माइनस होगा वो आपस में माइनस हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस का है a स्क्वायर और यहाँ ये माइनस का स्क्वायर है, तो ये आपस में कट जाएंगे और बराबर में आएगा प्लस 4ab, और ये जो प्लस का b स्क्वायर है ये माइनस के b स्क्वायर से ये जो है ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो
a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4ab के। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, जो ये वैल्यू है इसे पुट कर देना है। तो a प्लस बी यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 7x है ना। तो यहाँ पे 7x का होल स्क्वायर ले लेते हैं। उसी तरीके से a माइनस बी इक्वल्स टू 1x, तो यहाँ पे 1x का होल स्क्वायर ले लेते हैं इक्वल्स टू 4ab। ab जो है वो है 24 के, तो 4 इंटू 24 लिख लेते हैं x के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 7 जा 49 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 24 x। तो 49 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 48 x स्क्वायर, और 4 इंटू 24 x, ये दोनों जो टर्म है ये आपस में बराबर है, तो इस x से ये स्क्वायर कट जाएगा, और 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इक्विवेलेंट टू 2। अब क्या करना है, आपको सिंपली जो ये x है यहाँ पे इसमें इसको पुट करना है। तो क्या आएगा, 24 इंटू एक्स, एक्स इक्वल्स टू 2, तो क्या आ जाएगा आंसर 48, और ये हमारा इस तरीके से ये आंसर सॉल्व करके आएगा। और सिंपल जो स्टेप है वो मैंने आपको बता ही रखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका अंतर 4 है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताएं। काफी सरल प्रश्न है, चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो इसमें दिया गया है दो संख्याएं हैं x और y मान लेते हैं, इनका योगफल 40 के बराबर है और उनका जो अंतर है यानी x माइनस वाई कर लेते हैं, तो ये 4 के बराबर दिया गया है। तो संख्याओं को बताना है, तो मानते हैं कि ये टर्म 1 है और ये 2 है, और जब इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल्स टू में आ जाएगा इस तरफ ऐड होकर के 40 प्लस 4, तो प्लस का y और माइनस का y जो है ये आपस में कट हो जाएंगे, तो 2x इक्वल्स टू 44 बच जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 22। जब हम x के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 22 रख के देख लेते हैं। तो 22 प्लस y इक्वल्स टू 40 है, तो 22 प्लस y इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 18 और x y का रेशो हम निकालें तो 22 रेशो 18, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 11 रेशो 9। यही पूछा गया है और हमारा आंसर आ चुका है 11 रेशो 9। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 96 है, इनका योग कितना है ये पता करना है, और इसका आंसर बहुत ही सरल है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। मानते हैं दो संख्याएं हैं a और b, ठीक है, इनका अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो जो संख्या होगी वो 2x हो जाएगी और यहाँ हो जाएगा 3x। ठीक है, तो ठीक है, तो जब हम इसको इंटू करेंगे तो यानी 2x इंटू 3x होगा इक्वल्स टू 96 के, क्योंकि दिया हुआ है इसका गुणनफल 96 है। तो 2 3 जा कितना होता है 6, और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 96 इक्वल्स टू में आ जाएगा। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 1 जा और 6 6 जा 36, और इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो क्योंकि ये x स्क्वायर है तो यहाँ आ जाएगा रूट 16। जब हम इसका ठीक है x की वैल्यू निकालेंगे तो जब अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 4 इंटू 4, यानी x इक्वल्स टू आ जाएगा 4 के। तो
अब हम इसका योग आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको जैसे कि पता है 2x और 3x का योग निकालना है, तो हमें x की वैल्यू पता है, तो 2x प्लस 3x इक्वल्स टू क्या होगा, बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 5 और x जो है वो कॉमन है, तो इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें से यदि हम x को बाहर ले लेते हैं, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देख सकते हैं, से x को बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा अंदर में 2 प्लस 3। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, x की जगह पे हम 4 को रख देंगे और 2 और 3 5 हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 20, और यही पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि करने पर यह अनुपात बदलकर 4 5 हो जाता है। इन संख्याओं का अंतर कितना है? तो काफी सरल प्रश्न है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैसे होगा, मानते हैं कि दो संख्याएं हैं a और b और इनका अनुपात दिया हुआ है 3:4। तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 3x और 4x। ठीक है, और इनमें यदि 6 की वृद्धि की गई यानी 3x प्लस 6 और 4x प्लस 6, तो जो नया अनुपात बनता है वो आ जाता है 4:5। ठीक है, अनुपात ही होगा क्योंकि 4/5 लिख ले या 4:5 लिखें तो ये भी सही है, यानी 4:5 4:5। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तब इस तरीके से लिखने के बाद आप क्या करते हैं आपको पता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15x प्लस 6 5 30 इक्वल्स टू 4 4 16x प्लस 4 6 24। तो अब हम x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे और वैल्यू जो नंबर है उसको एक तरफ कर लेंगे। तो यदि x वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो ये हो जाता है 16x माइनस 15x इक्वल्स टू x। तो 30 में से फिर ये इधर आएगा, तो 30 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। और अब इन संख्याओं का अंतर पूछा गया है तो पहले हम संख्या पता कर लेते हैं। तो हम जब हम 3x है ये संख्या, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18 और 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा 30 नहीं 24 हो जाएगा, 4 6 24 होता है। और 24 माइनस 18 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, और यही इसका आंसर है। इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, इसको सिंपली देख लेंगे। यहाँ पे 4x है और ये 3x है, 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा 1x, और 1x कितना हो जाएगा 1 इंटू x, यानी x इक्वल टू 6 दिया हो तो आंसर आ जाएगा 6। तो बहुत ही सिंपल था, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दो संख्याएं 4 5 के अनुपात में हैं। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। काफी सरल प्रश्न है, चलिए इसे करते हैं। तो दो संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मानते हैं a और b दो संख्याएं हैं, अनुपात है 4 और 5। तो संख्या क्या हो जाएगा 4x और 5x। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि पहली संख्या में 20% की इंक्रीमेंट होता है। तो मानते हैं 4x का 120%, तो 120% कितना होता है, ये होता है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6/5। तो 4x इंटू 6/5। ठीक है, तो पहली संख्या में 20% की वृद्धि हुई है और दूसरी संख्या में 20% की कमी हुई है, यानी 100 में से 20 गया तो 80%। तो 80% कितना होता है, ये होता है आपका 4/5। ठीक है, तो मानते हैं हमारा संख्या है 5x और ये अब हो जाएगा
इज 4/5 इंटू करने के बाद, ठीक है ना, तो 5x इंटू 4/5 हो जाएगा। तो अब इनका अनुपात पूछा गया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो वैल्यू कट सकता है उसे हम काट देते हैं एक बार। तो ये नंबर इससे कट गया, ठीक है, x से x कट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अभी ये 3 से नहीं 3 नहीं कटेगा, अभी ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है। तो जो लास्ट में जब सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा हमारे पास 6:5। तो जो नया रेशो जो बनेगा वो होगा 6:5 और यही इसका आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, काफी इजी था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, नमक व पानी के घोल में 15% नमक है। इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा देने पर शेष घोल में 20% नमक है। प्रारंभिक दशा में घोल कितना था? काफी सरल प्रश्न है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए, इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि एक टर्म है कांस्टेंट और एक में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो जो टर्म कांस्टेंट है उसे हम एज इट इज रखने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो मानते हैं नमक और पानी का एक घोल है। एक घोल किस में होता है? एक बर्तन में होता है। तो मानते हैं ये जो है, ये रेड वाला पार्ट ये नमक है और जो लिक्विड पार्ट है इसे मैं कलर ब्लू कलर से इस तरीके से शो कर देता हूं। तो मानते हैं कि जो इसमें ना इतना ये वाटर है, तो कुछ पानी जो है इसे उड़ा दिया जाता है, लेकिन नमक की जो मात्रा होती है वो तो सेम ही रहती है, लेकिन पानी जो घटता बढ़ता रहता है, तो इस वजह से कॉन्सेंट्रेशन जो है उसमें चेंज आता है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो हम सॉल्व करते हैं इसे। तो नमक व पानी के घोल में 15% नमक है। तो मानते हैं कि एक घोल जो है वो 100% का है, 100% यानी 100 लीटर का मान के चलते हैं। तो इसमें 15 जो लीटर है, 15 लीटर वो नमक है प्योर, और इसका 85 पार्ट जो है वो है वाटर, ठीक है। तो इनका यदि रेशो निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 1 जा और 5 7 जा 35, यानी 3:17 जो है ये हमारा आया। ये हो जाएगा अपना नमक वाला पार्ट, यानी इसको मैं SALT सॉल्ट लिख देता हूँ और यहाँ पे वाटर से इंडिकेट कर देता हूँ। चलिए, अब क्या बोल रहा है कि इस घोल से 30 किलोग्राम पानी को वाष्पीकृत किया गया, यानी पानी की जो मात्रा है उसमें कुछ कमी आई है। कितना वाष्पीकृत किया गया है? 30 kg वाटर जो है वो वाष्पीकृत कर दिया गया है। उड़ा देने पर शेष घोल में जो है 20% नमक है। तो 20% नमक है, यानी 20% नमक होगा, तो कितना पानी होगा? 80% वाटर होगा, है ना। और इसे हम यदि रेशो में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1:4। अब एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जो नमक वाला पार्ट है वो तो सेम ही है, सिर्फ चेंज आया है वो आया है पानी वाले पार्ट में। तो इससे हम इक्वलाइज कर देते हैं। इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ये 1 है तो हम पूरे इस रेशो को 3 से हम इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 3:4 3 जा 12, ठीक है। अब क्या होगा, नमक वाला पार्ट तो सेम ही रह जाएगा, इधर भी 3 था, पहले भी 3 था और अब भी 3 है, लेकिन जो पानी का पार्ट है उसमें क्या चेंज आ रहा है? उसमें चेंज आ रहा है। तो इसमें कितना चेंज आ रहा है? पहले 17 था, लेकिन अब कितना पार्ट रह गया है? 12 पार्ट। तो इसमें 1 पार्ट का वैल्यू हम निकालेंगे तो पूरा जो मिक्सचर कितना था पहले ये हमें पता चल जाएगा। तो देखिए 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 17 माइनस 12 हो जाएगा आपका 5, यानी 5 जो पार्ट है वो इक्वल्स टू है 30 kg ऑफ वाटर के, ठीक है। तो 1 kg ऑफ वाटर, जो 1 पार्ट इक्वल्स टू 6 kg ऑफ वाटर, है ना। तो एक रेशो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है 6 किलो का। तो प्रारंभ में क्या रेशो था? प्रारंभ में रेशो था 3:17।
तो ये इसको हम जब टोटल करेंगे 17 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, 17 प्लस 3 हो जाएगा 20, और 20 पार्ट हो गया तो 20, एक पार्ट बराबर कितना है 6 किलो, तो 20 पार्ट बराबर कितना हो जाएगा 20 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120 केजी। यदि क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके ट्विस्ट करके पूछ ले कि अभी कितना पार्ट है, मतलब जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना है, तो वो फिर से आसान हो जाएगा। देखिए 3 और 12 कितना हो जाएगा 15, 15 इंटू 6 90 केजी, है ना। तो अभी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि अब कितना है, कब ये 90 केजी बना, जब इसमें 30 केजी वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया। तो अभी प्रेजेंट में 90 केजी है और पहले कितना था, तो ये 120 केजी का सॉल्यूशन था और करंट में 90 केजी का सॉल्यूशन है। तो काफी सरल था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यदि हम इसे जटिल तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही कम समझ में आता है और बार बार भूल भी जाते हैं। तो ये जो मैंने समझाया है इस चीज को आप ध्यान रखें कि एक पार्ट इसमें क्या है, A1 पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट जो था आपका ये था कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स था, ठीक है। और एक पार्ट क्या था, जो सेकंड पार्ट है वो था आपका चेंज वाला, चेंज, ठीक है। तो जो चेंज वाला होता है उसमें हमें अंतर मतलब पता चलना चाहिए, और जो फर्स्ट पार्ट है उसे हमें इक्वलाइज करना है, और इससे आपका आंसर जो है हर बार सही आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20, नीता 180 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 200 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:3 के अनुपात में मिलाकर बने मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ये सवाल जो है ये काफी बार पूछा जा रहा है और ये काफी सरल सवाल भी है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। तो देखते हैं, 180 रुपए किलो जो है वो एक चाय खरीदती है, मानते हैं TA, और 200 रुपए किलो के भाव से जो है TB को जो है खरीदा जाता है, यानी चाय B को खरीदा जाता है। और इसका जो खरीदने का अनुपात है वो है 5:3, यानी इसे यदि 5 किलो खरीदा जाता है तो इस वाले क्वालिटी को 3 किलो खरीदा जाता है। तो 3x को है जो 3 जो है ये, इसको हम 3 kg कंसिडर करते हैं, और इसको 5 को 5 kg कंसिडर करके हम इंटू करके और प्राइस हम निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना होगा। तो 18 5 90 और ये 0 लग जाएगा, यानी 900 रुपीज खर्च हो गए ए वाले चाय के लिए, और 3 2 600 kg जो है 600 रुपीज मानते हैं लग गया हमारा बी वाले चाय के लिए ऊपर, ठीक है। तो अब क्या है, एक नई जो इसका जो मिश्रण जो है, इन दोनों चाय को मिला करके एक मिश्रण बनाया गया है, और उस मिश्रण को बेचा जा रहा है 210 रुपए के भाव से। तो जो मिश्रण होगा वो इन दोनों को मिलाने के बाद होगा, तो यानी टोटल जो है ये 8 kg का मिश्रण होगा, है ना। 5 kg और 3 kg यानी 8 kg का ये जो है मिश्रण होगा। और 8 kg पे इससे जो है टोटल कितने रुपए बनेंगे, इसको यदि 8 kg पूरा बेच लेगा तो ये हो जाएगा 8 और ये 1680, और इन दोनों को जब पूरा बेचा जाएगा तो कितना हो जाएगा 900 प्लस 600 यानी 1500 रुपीज। तो इससे टोटल फायदा कितना हो जाएगा, इससे फायदा हो जाएगा 1680 माइनस 1500 यानी 180, और टोटल सॉल्यूशन था हमारा पहले 1500 का, और इस पे फायदा हुआ है हमें 180 रुपए का। तो इससे हम इंटू करके देखते हैं कितना परसेंटेज हमने गेन किया है। तो ये गेन परसेंटेज हमें पता चल जाएगा। तो 3 6 18, 3 5 15, 5 2 10, और 6 into 2 equals to 12%। तो क्या लाभ रहा है, 12% का लाभ रहा है, यही हमसे पूछा गया था। तो काफी सरल सवाल था। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यदि 2a + 3b
अनुपात 3a माइनस 2b बराबर हो 19:9 हो तो ए बी का मान क्या होगा ये पता करना है। तो इसमें सारी जो है चीजें दी हुई हैं, बस हमें इसे सॉल्व करना है और आंसर पता कर लेना है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं करके क्या रहेगा आंसर। तो 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 19 अपॉन 9। तो आपको पता है कि रेशो जो होता है इसे हम अपॉन में लिखते हैं, ठीक है। 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b, तो रेशो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब आगे हमें क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। तो हम इस वाले टर्म को इससे इंटू करेंगे और इसको इससे, नीचे वाले को इससे करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको सिंपली इंटू करना है। तो इंटू करने के लिए 9 इंटू 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 19 इंटू 3a माइनस 2b। बस इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 9 2 जा 18a प्लस 9 3 जा 27b इक्वल्स टू 19 3 जा 57a माइनस 19 इंटू 2 38b, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, तो आगे चेक करते हैं। ए वाले पार्ट को एक तरफ कर लेते हैं और जो बी वाले पार्ट जो टर्म्स हैं उसे एक तरफ कर लेते हैं। तो ये जो 38b इस तरफ आएगा यानी लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो प्लस का 38b प्लस 27b एक साइड हो जाएगा और 57a माइनस 18a हो जाएगा, ठीक है। इसे फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15 1 3 3 6 यानी 65b इक्वल्स टू 9 और ये हो जाएगा आपका 3 यानी 39a, ठीक है। और a बाई b का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 65/39 और इसे जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 13 से 13 5 जा 65 और 13 3 जा 39। तो रेशियो क्या होगा, ये होगा 5:3 और यही हमारा आंसर होगा। तो कितना सरल था आपको पता चल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 22, यदि a बाय 3 इक्वल्स टू b बाय 4 इक्वल्स टू c बाय 7 हो तो a प्लस b प्लस c बाय c क्या होगा, ठीक है। तो काफी सरल प्रश्न है। तो इसे कैसे करना है आइए करके देखते हैं। तो a बाय 3 इक्वल्स टू b बाय 4 इक्वल्स टू c बाय 7 दिया हुआ है। तो हमारे पास a b और c की वैल्यू तो दी हुई ही है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की हो जाएगी 4 और c की आ जाएगी 7। अब क्या पूछा हुआ है कि a b c को जोड़ने के बाद c से यानी 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए 3 और 4 प्लस 7, 3 प्लस 4 प्लस 7 बाय 7 कितना आ जाएगा, 4 3 7 प्लस 7 यानी 14 बाय 7 इक्वल्स टू 2। आंसर आ गया 2 और यही पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न जो है वो काफी सरल लग रहा होगा। इस एक्सरसाइज को आप पूरा एंड तक देखें ताकि आपको जो करने का जो तरीका है ना वो मालूम पड़ जाएगा। और एक बार जब तरीका आपको आ जाएगा तो आप सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ही कम एफर्ट में अच्छे से हल कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यदि एक आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता हो तो 5 आदमी मिलकर इससे 5 गुने काम को कितने समय में पूरा करेगा। काफी सरल प्रश्न है और इस प्रश्न को आप बहुत ही कम एफर्ट से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा MDH का, ठीक है। तो MDH मसाला याद रख लेना आप, है ना।
और अपॉन में W1 और यहाँ पे W2 कर देना। तो M1 D1 H1 M2 D2 H2, ठीक है, इक्वल्स में साइन आ जाएगा बीच में, ठीक है, MDH MDH। तो इसमें क्या करना है, दो इक्वेशन को इक्वेट करना होता है बस, और कुछ नहीं है। देखिए एक आदमी, तो वन मैन, M जो है मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक आदमी हो गया, ठीक है। किसी काम को एक दिन में पूरा कर सकता है, कोई वर्क है, वर्क को मान लेते हैं X, उसे एक दिन में पूरा कर सकता है, यानी 1 डे में कर सकता है। तो 5 आदमी M2, ठीक है, मिलकर इससे 5 गुना काम, तो 5x वर्क को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहाँ पे D2 हमें फाइंड करना है। तो काफी सरल है, x से x कट हो जाएगा, ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, और 1 into 1 यानी एक दिन में जो है ये काम पूरा कर लेंगे, और आंसर हमारा आ गया। देखा आपने कितना आसानी से आ गया, MDH MDH। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 2, 3 और 5 के, तो x, y, z का मान आपको पता करना है। तो ये जो प्रश्न है, एक बार यदि आप समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस प्रश्न को। तो 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z, ये किसके बराबर दिया गया है, 2:3:5। हम इसे एज इट इज लिख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो 1/x है उसकी वैल्यू को हम 2 के बराबर ले सकते हैं, 1/y की वैल्यू को 3 के बराबर ले सकते हैं, और z की वैल्यू जो है इसे हम 5 के इक्विवेलेंट ले सकते हैं, ठीक है। यही दिया गया है, बस यही चीज आपको समझना है, ठीक है। तो 1/x इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं, फिर 1/y इक्वल्स टू 3 और 1/z इक्वल्स टू 5 के बराबर है। तो x क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 1/2, ठीक है। उसी तरीके से y का मान आ जाएगा 1/3 और z का मान आ जाएगा 1/5, क्योंकि इसको देखिए कैसे किया जाता है। तो x इस तरफ आएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा 2x, तो फिर x का निकालना होगा, तो 1/2 हो जाएगा। इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो आपको पता चल गया होगा x, y, z का वैल्यू क्या है। अब इनको क्या करना है, इनको रेशो में रखना है। तो 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। अब क्या करेंगे, इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले टर्म का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 को हम कंसीडर करेंगे। तो इसको हम सभी टर्म को इस तरीके से इंटू करके दे देंगे। 30 इंटू 1/3 रेशो 30 इंटू 1/5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 15 जा, ठीक है, 3 10 जा, इससे 5 6 जा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 15 रेशो 10 रेशो 6, और यही हमारा उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। काफी सरल था ना। क्वेश्चन नंबर 25, यदि 15 कलमों का मूल्य 198 रुपए हो तो 25 कलमों का मूल्य क्या होगा। काफी सरल है। यदि हमें एक कलम का मूल्य पता चल जाए तो हम 25 कलम का भी निकाल सकते हैं, बस यही क्वेश्चन है। तो हमें मूल्य दिया हुआ है और मात्रा दिया हुआ है, यानी क्वांटिटी दिया हुआ है। इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए 198 रुपीज में 15 कलम आए, ठीक है। तो एक कलम का दाम हमें पता चल चुका है, ये है 198/15। तो 25 कलम का मूल्य क्या होगा, तो गुने 25। तो इसको सिर्फ सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 66 इंटू 5। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे
तो 5 6 30, 5 6 30 एंड 3 33 और आंसर आ जाएगा हमारा 330। काफी सरल था ये। तो चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 26। यदि 12 बढ़ई प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बनाए तो 18 बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। काफी सरल प्रश्न है और इसे जो है हम उसी ट्रिक से कर सकते हैं, MDH वाले ट्रिक से। यस, तो इसमें क्या है, MDH अपॉन में W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन में W2। MDH M हो गया है बराबर, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, सिंपली हमें वैल्यू को पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए 12 बढ़ई यानी 12 मैन, ठीक है, प्रतिदिन 6 घंटा यानी 6 आवर्स इन H1, ठीक है, काम करके 24 दिन में यानी 24 डेज, D1 हो गया 24। कितना वर्क करेगा, 460 कुर्सियां बनाएगा तो 460, ठीक है। तो का मतलब इक्वल्स टू 18 बढ़ई यानी M2 कितना है 18, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके, तो पर डे कितना घंटा, 8 घंटा कार्य करके 36 दिन में यानी 36 डेज में कितना काम करेगा यानी W2, कितनी कुर्सियां बनाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है वो तुरंत ही आ जाएगा। देखिए 12 3 जा 36, ठीक है, और 6 3 जा 18, ठीक है, 8 3 जा 24, 3 से ये 3 कट हो जाएगा और अब सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W2 इक्वल्स टू 460 इंटू 3 और ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 0, 6 3 जा 18, 1 4 3 जा 12, 1 13। तो ये आंसर आ जाएगा अपना 1380 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो कितना सरल तरीका था ये तरीका यदि आप समझ जाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो अटकेगा नहीं और काफी आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 27। यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिनों में काटे तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे। काफी सरल प्रश्न है, तो चलिए इसे देखते हैं कैसे हल करना है। आपको पता ही है इसमें फॉर्मूला लगेगा MDH वाला, तो ठीक है। तो इसमें M1D1H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन में W2, ठीक है, काफी सरल है। तो M कितना है, M1 कितना है 16 व्यक्ति 7 घंटे यानी H1, ठीक है, 7 है। प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को डे कितना लगेगा, तो D1 हो जाएगा 48। काटे दिन में काटे तो बराबर इक्वल्स टू, ठीक है, 14 व्यक्ति यानी 14, M2 बराबर 14 व्यक्ति 12 घंटे यानी 12 आवर्स, ठीक है, H2 हो गया, करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे, तो यानी हमें D2 फाइंड करना है। तो सिंपली इसे हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 2 जा 14, 2 8 जा 16, ओके, उसके बाद 12 4 जा 48 एंड आंसर आ जाएगा अपना 8 4 जा 32। तो D2 हमारा आ जाएगा 32 और यही हमसे पूछा गया है और आंसर आ चुका है हमारा। तो काफी सरल प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। यदि 17 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में बनाए तो कितने आदमी और लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार की 39 मीटर
लंबी दीवार को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में बना सके। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन तरीका सेम ही फॉलो होगा। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे किया जाए। तो इसमें जैसे जैसे लिखा हुआ है हमें बस सेम टू सेम फॉलो करना है, और तरीका सेम ही रहेगा। MDH वाला, MDH मसाला याद रखना है आपको, ठीक है। तो M1D1H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन में W2, ये हम लिख देंगे। फिर देखेंगे 17 आदमी यानी M1 बराबर 17 हो गया, 8 घंटे यानी आवर्स हो जाएगा 8 यानी H1 हो जाएगा। प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर यानी वर्क जो है वो कितना 26 मीटर। लंबी दीवार को 18 दिन में यानी D1 जो है वो हो जाएगा 18 दिन में बनाए। तो का मतलब मैंने बोला था बराबर होता है, तो बराबर लिख देंगे। तो कितने आदमी यानी M2 और लगाए जाएं, यानी अभी आदमी लगते थे हमें हमारे कितने 17, तो 17 प्लस x की बात कर रहा है, ठीक है। लगाए जाएं कि वे इसी प्रकार के 39 मीटर लंबी दीवार यानी जो वर्क है वो W2 है वो है 39 मीटर को 9 घंटे यानी आवर हो जाएगा आपका 9 आवर्स पर डे के हिसाब से कार्य करके 12 दिन में बना सके, यानी 12 डेज। D2 हो जाएगा आपका 12। अब इसमें बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें जो आपका अपॉन में है 26, तो इधर अपॉन में 39 है, तो दोनों को हम कट कर देते हैं। तो कट करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 26 और 13 इंटू 3 39। अब इसे और सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9, ठीक है, और यहाँ कट होगा तो 2 4 जा 8, ठीक है। अब इसको हम आगे कट करते हैं, तो 4 3 जा 12, ठीक है। तो 3 3 जा कितना होता है 9, 9 3 जा 9 2 जा 18, सॉरी 9 2 जा आ जाएगा 18, तो ये दोनों 3 भी चले गए, ठीक है। तो अब सिंपली हम इसे इंटू कर लेते हैं, तो 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा 17 2 जा 34, और 34 इक्वल्स टू कितना आएगा 17 प्लस x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 इक्वल्स टू x, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो काफी सरल था ना सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यदि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2170 टन पानी 10 दिन में निकाल सके, तो 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे। तो क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि कैसे हल करना है। यदि आप हल कर पा रहे हैं तो आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और फिर आगे मैच भी कर लें, है ना। तो मैं इस सवाल को तो हल करूंगा ही। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, यदि 18 पंप MDH, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन W2। अब से हम सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर हमारा निकला हुआ ही है। तो चलिए देख लेते हैं। 18 पंप, ठीक है, पंप को हम आदमी के इक्विवेलेंट ले लेते हैं, है ना। तो 18% 7 घंटे यानी 7 आवर्स, तो H1 हो जाएगा ये 7, कार्य करके 2170 टन यानी वर्क जो है 2170 के इक्विवेलेंट है, W1 जो है वो इक्वल है 10 दिन में निकाल सके, तो D1 जो है वो 10 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो का मतलब मैंने बोला था बराबर होता है 16 पंप, यानी M2 को हम 16 पंप के बराबर कंसिडर करेंगे, ठीक है। 9 घंटे H2 को हम क्या करेंगे 9 कंसिडर करेंगे, 9 घंटा जो है दिया हुआ है, कार्य करके कितना काम करेगा 1736 टन काम कितने दिन में
निकाल सकेंगे ना। तो D2 हमें फाइंड करना है। तो सिंपली जो है इसे आप सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 9 2 जा 18, ठीक है। 0 से ये 0 कट हो जाएगा, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा, देखिए 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, ठीक है। अब और कटते हैं तो 2 8 जा 16। अब 8 से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 8 2 जा 16, 1 3 हो जाएगा, तो फिर 8 1 जा, फिर 8 7 जा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 1 7। और हम इसे यदि फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 31 इंटू 7 करेंगे तो 217 हो जाएगा। तो 7 आ गया, तो D2 बराबर जो है वो 7 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। यानी 7 दिन में ये जो काम है ये हो पाएगा और यही हमसे पूछा गया था। तो काफी सरल सवाल है और आप में से काफी लोगों ने जो है आंसर इसका पहले ही निकाल लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखें अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 30, यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करे तो 15 आदमी इस कार्य को कितने समय में समाप्त कर सकेंगे। तो ये सवाल जो है आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। तो इसे जो है मैं क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व कर देता हूं। तो का मतलब हमने इक्वल्स रखा था, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ये वर्क तो दिया हुआ नहीं है, सिर्फ मैन लिखा हुआ है M1 और आवर लिखा हुआ है तो M1 H1 लिखा हुआ है। यहाँ पे M2 दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, H2 निकालना है, ठीक है। तो इसको सिंपली हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आता है या नहीं। तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 9 जा 27, ओके। तो 5 9 जा 45, 45 इक्वल्स टू H2 और यही हमें फाइंड करना था और हमारा आंसर आ चुका है। तो आप लोगों में से भी बहुत से लोगों का आंसर आ गया होगा। तो जिनका जिनका आंसर आ गया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और यदि कोई क्वेरी हो तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यदि 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c तो a, b और c का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये भी काफी सरल सवाल है और इसका आंसर भी जो है हम क्वेश्चन के साथ ही कर देंगे। तो देखिए 2 3 और 4 का जो क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो 2 जा 4, तो हम सिंपली 4 और 3 का इनटू कर लेते हैं तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। उससे हम क्या करेंगे, 4 3 जा 12, तो ये हम सबके नीचे लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर नीचे जो भी डिजिट है उससे हम इसको कट करेंगे। तो 2 6 जा 3, 4 जा 4, 3 जा, तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा A, B और C का रेशो। तो देखिए ये आंसर आ गया अपना 6:4:3। तो आंसर है अपना ये, तो यही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो प्रोसीजर आप सभी को पता है, MDH वाला फॉर्मूला लगेगा, M1D1H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन में W2 और ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें घोड़ा जो है वो मैन के इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे तो 35 इंटू 21 अपॉन में 270 इक्वल्स टू में M2 28 इंटू H, इसमें क्या है D लिखा हुआ है तो D2 अपॉन में 360
अब इसको सिंपली सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। प्रोसेस मैंने आपको पूरी तरह से समझा रखा है, तो मैं इसे सिंपली सॉल्व करके आंसर लिख देता हूं। तो देखिए इसे हम इससे कट कर देंगे, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 4 7 जा 28, 7 3 जा 21, 3 3 कट हो जाएगा, 35 इक्वल्स टू D2, और यही हमसे पूछा गया है, आंसर है 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33, यदि 4.5 मीटर लंबी लोहे की एक समांग छड़ का भार 17.1 किलोग्राम हो तो इस प्रकार की 12 मीटर लंबी छड़ का भार कितना होगा। ये काफी सरल प्रश्न है। यदि आप ये पता कर लें कि 1 मीटर में कितना लोहा प्रयोग किया गया है, तो आप 12 मीटर में इंटू करके पता कर सकते हैं। तो इसे सवाल को जो है आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मानते हैं कि 17.1 केजी जो लोहा है उसमें जो है 4.5 मीटर लंबा जो है लोहे का एक समान जो छड़ है वो बनता है। तो इससे आपको पता चल गया कि 1 मीटर में कितना लोहा लगेगा। ठीक है, इसको सिंपली 12 से इंटू करेंगे तो हमें 12 मीटर का भी पता चल जाएगा। तो इसे बस सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर हमारा आ चुका होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, और फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और इसे जब और सॉल्व करेंगे तो 7 4 जा 28, 2 5 4 जा 20 और 2 22 अपॉन में 5। इसे और सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ठीक है, 5 6 जा 30, और इससे हमें पता चल गया कितना केजी लोहा लगेगा, 45.6 केजी। यही हमारा उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाते हैं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। तो क्वेश्चन जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसे मैं सिंपली सॉल्व कर देता हूँ। तरीका आपको पता है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो 45 इंटू 12 अपॉन में 300 इक्वल्स टू 24 अपॉन में 80 इक्वल्स टू D2। तो हमें यहाँ पे क्या पता करना है, D2 पता करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, 6 इक्वल्स टू D2, और यही हमसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हो तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। काफी सरल प्रश्न है, चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो यदि 6 समान मशीनें, ठीक है, मशीन कितनी है, 6 है, एक निश्चित चाल से 1 मिनट में टाइम कितना ले रही है, 1 मिनट, कितनी बोतल बना रही है, 270। तो इसी चाल से 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना। इक्वेशन बहुत ही आसानी से बन गया, और इसे अब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ओके, 2 2 जा 4,
और फिर x इक्वल्स टू आ जाएगा 90 इंटू 10 इंटू 2। तो x इक्वल्स टू 9 2 जा 18, 0 एंड 0 यानी 1800 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 37, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो इसमें सेम जो फॉर्मूला है इसे रिपीट करेंगे, MDH। इसमें क्या है MDH, तो M1D1H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन में W2। तो M क्या है 7, मकड़ियां कितनी है 7, ठीक है। उसके बाद है 7 दिन में, डेज दिया हुआ है तो D1 हो गया 7। कितनी जालें बुनती हैं, वर्क यानी W1 हो जाएगा 7। तो एक मकड़ी एक जाल यानी जाल को हम कर देते हैं W2, एक जाल हो गया, कितने दिन में बनाएंगी? तो यहाँ पे हमें D2 जो है वो फाइंड करना है। तो 7 से 7 कट हो जाएगा तो सिंपली 7 आ जाएगा, 7 इक्वल्स टू D2 यानी कितना टाइम लगेगा, 7 दिन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे 2 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, M1D1H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन में W2। देखिए 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो आवर्स दिया हुआ है 8 आवर्स, 25 व्यक्ति, M जो मैन है वो कितने 25 है, किसी कार्य को, ठीक है, 15 दिन में समाप्त करेंगे। डेज कितना लेते हैं 15, कार्य क्या है x है, ठीक है। तो यानी इक्वल्स टू 20 व्यक्ति यानी M2 है 20, 10 घंटे यानी आवर्स कितने हैं 10, प्रतिदिन कार्य करके इससे 2 गुने कार्य यानी 2x कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी हमें D2 फाइंड करना है। तो कितना सरल है, x से x कट जाएगा, 2 10 जा 20, ठीक है। उसके बाद हमें 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 इंटू 3 30 इक्वल्स टू D2 और ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल जो है वो काफी सरल है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कम प्रैक्टिस की वजह से हम कई बार नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप प्रैक्टिस करें। मैं जो सवाल बता रहा हूं उसे आप एक बार पॉज करके खुद हल करें, फिर उसके बाद आगे आंसर चेक कर लें, फिर आगे बढ़ जाए। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 39, यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके तो 4 परीक्षकों को इससे 2 गुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा? तो काफी सरल है, M1D1H1 अपॉन में W1 इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन में W2, ठीक है। 9 परीक्षक यानी M1 होगा 9, 5 घंटे आवर्स हो गए 5, प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सकते हैं, ठीक है। डेज लगेंगे 12, कुछ यानी x
वर्क जो है वो पता नहीं x है, ठीक है। तो 4 परीक्षकों यानी M2 हो जाएगा 4 को इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिका यानी 2x जो वर्क है को 30 दिनों में जांचने के लिए कितने घंटे आवर्स जो है वो प्रतिदिन कार्य करना होगा। तो x से x कट जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद 2 6 जा 12, 6 5 जा 30, 5 से 5 कट जाएगा तो 9 इक्वल्स टू H2 यानी आवर जो है वो कितना लगेगा, 9 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि ए बी सी जो है इनका अनुपात है 2:3:4 हो तो a बाय बी, b बाय सी, c बाय ए क्या होगा। यदि हमें ए बी सी का पता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है क्लियरली दिख रहा है कि ए बी और सी का अनुपात दे रखा है हमें 2 3 एंड 4। तो अब क्या करना है, अब हमें सिंपली इसे पुट करना होगा इस इक्वेशन में जो इसे दिया हुआ है। तो ए बाय बी रेशो बी बाय सी रेशो सी बाय ए, ठीक है। तो चलिए इसमें पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2:3, 3/4, 4/2, ठीक है। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन पता करना है। तो सॉल्यूशन जो है बहुत ही सरल है। अब हमें क्या करना होगा, इन सब का एलसीएम लेना होगा। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो हम सबको 12 से इंटू कर देंगे। तो 2/3 इंटू 12 रेशो 3/4 इंटू 12 रेशो 4/2 इंटू 12। आंसर आ जाएगा 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 4 2 जा 8 रेशो 3 3 जा 9 रेशो 6 4 जा 24। तो आंसर आ जाएगा अपना 8:9 रेशो 24। ये है हमारा उत्तर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 41, यदि a बाय बी 2:3 है तथा b बाय सी 4:5 है तो a प्लस बी अपॉन b प्लस सी क्या होगा। तो काफी सरल प्रश्न है, इसे चलिए देखते हैं कैसे हल करना है। तो a बाय बी दिया हुआ a रेशो b हमें पता है क्या है, 2 3 है, ठीक है। b रेशो c पर दिया हुआ 4 5 का, ठीक है। इनके बीच, ठीक है, और इनके बीच का सबका रेशो दिया हुआ है। तो एक बार हमें क्या करना होगा, ए बी और सी का जो है रेशो हमें पहले फाइंड करना होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 2 3 एंड 4 5। तो अब जो नियरेस्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे हम ब्लैंक कर देंगे। तो इसके दाएं बाएं जो भी चीज जो होगा उसे हम सिंपली कॉपी करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर नीचे से हम इंटू कर देंगे। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। तो ए बी और सी का जो रेशो है वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है, 8 12 एंड 15। अब इसे हम सिंपली सॉल्व कर देंगे। तो a प्लस बी पूछा हुआ है, तो a प्लस बी कितना है, ये हो गया 20। रेशो b प्लस सी कितना है, ये हो गया अपना 27। तो आंसर हमारा आ चुका है, क्या है, इसमें पूछा जो है इसका आंसर है 20:27। यस, तो यही होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, यदि ए बी का रेशो है 3:4, बी सी का रेशो है 6:5, तो ए रेशो ए प्लस सी किसके बराबर होगा, ये हमें पता करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। हमें पता है ए बी क्या है,
3 4 एंड बी एंड सी क्या है, बी सी है, बी और सी है 6 5। तो जो नियरेस्ट होगा उसे हम कॉपी कर देंगे, फिर ऊपर नीचे हम इनटू कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 लिख दिया, इधर 6 लिख दिया। अब इसको इनटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 18, 4 6 जा 24 एंड 5 4 जा 20। तो ए बी और सी हमारा ये आ चुका है। अब क्या करना है, ए क्या है 18 और ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी है अपना 38। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 9 34 का आधा कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा, यानी 19 2 जा 38। तो 9:19 हमारा आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 43, यदि ए बी का रेशो है 3 4 का और बी सी का रेशो 8 9 है, तो ए सी इक्वल्स टू क्या होगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और ये सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसे करना कैसे है। तो आप सिंपली ए रेशो बी रेशो सी लिख लीजिए, फिर उसके बाद दिया हुआ है ए बी का रेशो, तो क्या है 3:4। इसके बाद लिखा हुआ है बी सी का रेशो, तो बी सी का क्या है 8:9। इस तरीके से हमने लिख दिया। फिर उसके बाद जो नियरेस्ट जो ये ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पे ये जो ब्लैंक है, तो उसे हम किससे फिल करेंगे, जो नियरेस्ट होगा। तो नियरेस्ट क्या है सी के यहाँ नियरेस्ट है 4, तो 4 लिख दिया, यानी जो पास वाला होता है दाएं बाएं उसी को फिल करते हैं। तो और यहाँ पे नियरेस्ट क्या है 8 है। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे जो टर्म है इनको आपस में इंटू करना है। ठीक है, तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36। तो ए बी और सी का रेशो हमारे पास आ चुका है। तो अब हमसे पूछा है ए और सी का, तो ए है हमारा 24 और सी है 36। तो ये हो गया ए और ये हो गया सी। तो ए सी में क्या रेशो है, तो इसमें रेशो है 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। आंसर आ जाएगा अपना 2:3। तो ये सवाल काफी सरल था, बट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लें और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, यदि a इक्वल्स टू बी का 4/5 तथा b इक्वल्स टू सी का 5/2 हो तो ए सी का मान क्या होगा। तो a और b का वैल्यू तो हम यही पता कर सकते हैं। तो a इक्वल्स टू बी का मतलब होता है इंटू 4/5। तो ए बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे a और b आ जाएगा अपना 4/5। ठीक है, और यहाँ पे बी सी क्या आएगा, b इक्वल्स टू सी का इंटू, तो ये हो गया। तो b बाय सी क्या आएगा 5/2। तो इसमें a b और c का हमें पहले रेशो निकालना होगा, है ना। तो ए बी दिया हुआ है पहले में 4:5 और दूसरा जो है इसमें दिया हुआ है b और c का। तो b है इसमें 5 और c है 2। अब क्या करेंगे, अब वही नियरेस्ट जो होगा उससे हम फिल कर देंगे। तो जो रेशो आएगा वो जो है ए बी सी का रेशो होगा। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, क्योंकि इसके नियरेस्ट जो ब्लैंक है उसके नियरेस्ट 5 है और यहाँ पे जो नियरेस्ट है वो यहाँ भी 5 है। ठीक है, तो अब इसको आपस में इंटू करेंगे। तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। ए बी सी पता चल गया हमें। अब पूछा हुआ है ए सी का रेशो, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए सी ले लेते हैं इसमें, तो ये ए और सी, इसमें क्या है 20:10। तो इसको जब हम कट करेंगे तो रेशो आएगा 2:1 और यही हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। काफी सरल प्रश्न है, यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और ये सब मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि
ये जो है ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं एग्जाम्स में और हम उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमसे ऐसे सवाल भी नहीं हो पाते हैं। तो इन सब सवालों को भी लेना उतना ही जरूरी है जितना टफ क्वेश्चंस को लेना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 45, यदि a बराबर b बाय 3 तथा b बराबर c बाय 2 हो तो a b और c के बीच अनुपात क्या होगा, यह हमें पता करना है। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, देखिए a इक्वल्स टू b बाय 3 है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है तो एक तो होता ही है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, तो ए बी का रेशो यहाँ पे आपको पता चल गया 1:3। फिर दूसरा देखिए इसमें, तो b इक्वल्स टू c बाय 2, तो यहाँ पे b के नीचे क्या है, एक है, ये तो हमें ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे 1:2 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए बी और c के बीच जो है वो रिलेशन पता कर लेते हैं कि किस रेशो में है। तो ए बी सी इस तरीके से लिखेंगे और ए बी के बीच का रेशो हम पहले लिख देते हैं 1:3। बी सी के बीच का रेशो क्या है, 1:2। अब क्या करना है, आपको इनको फिल कर देना है नियरेस्ट रेशो जो है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इधर फिल हो जाएगा 1। अब इनको ऊपर नीचे जो है इंटू करके देखते हैं नया रेशो क्या बना है, तो ये बन जाएगा 1 3 और ये हो जाएगा 6। तो ए बी और सी का रेशो हमें पता चल गया है 1:3:6 और यही हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है A:B:C क्या है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 46, यदि A बराबर B का 4/5 तथा B बराबर C का 5/2 हो तो A और C का अनुपात क्या होगा। काफी सरल प्रश्न है, चलिए देखते हैं इसे कैसे हल करना है। तो A बराबर B का 4/5 और B बराबर C का 5/2 हो तो इनका अनुपात पता करना है। तो पहले हम ए बी और सी के बीच में क्या रेशो रहेगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए ए के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो ऑटोमेटिक होगा ही, यहाँ भी 1 होगा। तो अब सिंपली हम इसे क्रॉस इनटू करके देख लेते हैं। तो a बाई बी इक्वल्स टू 4/5, तो ए बी के बीच रेशो क्या है, 4:5। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी और सी, ए और बी के रेशो क्या है बीच 4:5, और उसी तरीके से b बाय सी इक्वल्स टू 5/2, तो b और c के बीच रेशो क्या है 5:2। तो अब ये ऑटोमेटिकली दिख रहा है क्या होगा इसके बीच रेशो। ठीक है, तो जो ये टर्म होता है यहाँ पे सेम कॉपी किया जाता है और इधर भी किया जाता है, फिर आपस में इंटू किया जाता है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, तो रेशो पता चल गया ए बी और सी के बीच। अब हमसे पूछा है ए और सी के बीच रेशो क्या है, तो ए है अपना 20 और सी है 10, तो रेशो क्या हो जाएगा 2:1, 0 से 0 कट जाएगा और 2 1 रह जाएगा, तो 2:1 आंसर होगा। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, यदि A का 2/3 बराबर B का 75% हो तो C का 0.6 हो तो A B और C के बीच अनुपात क्या होगा, ये पता करना है अपने को। तो यहाँ पे जो सवाल है इसे मैं समझा देता हूँ। A का मतलब होता है इंटू 2/3 बराबर B का 75% कितना होता है 3/4। 75% को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे 25 3 75, 25 चौके 100, तो इसीलिए मैंने लिखा है 3/4 इक्वल्स टू C का 0.6 यानी हो गया 6/10
ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। 3/5 हो तो ए बी और सी के बीच जो है अनुपात हमें पता करना है। तो यानी हम ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लेकर के इंटू कर देंगे तो एबीसी का रेशो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2, 3 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो हम इसे सिंपली इंटू कर देते हैं 6 से और फिर हम इसको कट करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ए रेशो बी रेशो सी क्या आ गया हमारा, ए आ गया 3 3 जा 9, बी आ गया 4 2 जा 8 एंड सी आ गया 5 2 जा 10। तो 9:8:10 ये हमारा उत्तर होगा। तो सवाल काफी सरल है और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो ऐसे ही बहुत से सवाल मैं आगे आगे वीडियो में करवाता रहूंगा और हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं अपडेट दूं आपको, नए नए जो भी मेरे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं तो जब भी आपको मिलेगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमसे जुड़े रह पाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 48, यदि ए का 30% बराबर है बी के 0.25% की जो कि बराबर है सी के 1/5 के, तो ए बी और सी के बीच अनुपात क्या होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए का मतलब होता है इनटू 30%। 30% होता है 3/10। 30/100 लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/10। इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। फिर लिखा हुआ है बी का 2.25%। तो 0.25 कितना होता है, ये होता है अपना 1/4। ठीक है, तो बी का 1/4 इक्वल्स टू सी का 1/5। सी का 1/5। तो ए बी और सी के बीच अनुपात क्या होगा ये बताइए। तो 3, 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। तो इसे हम सभी टर्म से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, ये फिर क्या आ जाएगा a अपॉन में 10 इक्वल्स टू b अपॉन में 4 3 जा 12 इक्वल्स टू c अपॉन में 5 3 जा 15। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, a b और c के बीच अनुपात। तो आपको दिख रहा है 10:12:15, यही है उत्तर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि a का 60% बराबर है b के 3/4 के, तो a और b के बीच अनुपात बताइए। तो a का 60% बराबर b के 3/4। तो इसे हम 60% को सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/5 और इस 3 से ये 3 कट हो जाएगा तो a/5 इक्वल्स टू b/4। तो सिंपली दिख रहा है हमें रेशो क्या आ जाएगा 5:4। तो ये है उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, यदि a b से 40% अधिक हो तथा b c से 20% कम हो तो a b c के बीच अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। a b से कितना अधिक है 40% अधिक है। यदि b 100 होगा तो a क्या होगा 140 होगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, b c से 20% कम हो। b c से 20% कम हो यानी c 100 होगा तो b कितना होगा 80 होगा। तो a b और c के बीच अनुपात क्या होगा ये बताइए। तो इसको हम सिंपली सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। इन दोनों के बीच रेशो जो है वो पता करना है तो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले से। ठीक है, तो
2 7 जा 2 5 जा, तो इनके बीच ए और बी के बीच रेशो कितना है 7 5 का, और बी सी के बीच देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 और 5 का। ठीक है, तो एक बार फ्रेश अच्छे से लिख लेते हैं, ए बी और सी के बीच क्या क्या रेशो है, तो ये है 7 और 5 का, और बी और सी के बीच है 4 और 5 का। अब क्या करना है, वही सिस्टम है अपना कि जो नियरेस्ट होगा उसे बस कॉपी करना है, यानी दाएं बाएं देखना है बस। तो ये देखिए इसके बाएं में क्या है 5 है, तो 5 लिख दिया, और यहाँ पे ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे इसके दाएं में क्या है 4 है, तो 4 लिख दिया। तब ए निकालना हो तो इसके लिए इंटू कर दे इनको, तो 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25। तो ये हो गया ए बी और सी का अनुपात, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर आ जाएगा 28 20 रेशो 25, यानी आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा 28 20 और 25। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड